नमस्कार दोस्तों, जोहार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सॉल्यूशन। दोस्तों, हम लोग झारखंड सिविल कोड का असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है 21 तारीख का, उसका हम लोग सेट लगा रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए आपके पास अब मात्र 3 दिन बचा हुआ है, तो आप लोग मेहनत कीजिए और इसे ज़रूर लिखिएगा दोस्तों, इंग्लिश में जो 10 नंबर का मार्क्स है। ठीक है, और इसे अगर आप देखिएगा तो झारखंड हाई कोर्ट असिस्टेंट का हुआ, उसमें 4 ऐसे है। अगर PYQ आप देखे होंगे उसमें, तो 4 ऐसे दिया हुआ है। 4 ऐसे को एकदम रट्टा मार लीजिए। ठीक है, अगर ऐसे हम उसको कम्युनिटी बॉक्स में मैं डाल दूंगा, जिसको भी ऐसे वाला देखना होगा कि कौन कौन ऐसे आया था असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था अभी। ठीक है, तो चलिए पहला जीके का टेस्ट लगाते हैं। निम्नांकित में से शिलप्पाधिकरम की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए सतनार, बी एलेंगो, सी मूर्तिलाल, डी अप्पायार। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, एलेंगो ने किया था। देखिए, शिलप्पाधिकरम को तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, इस कहानी में महाकाव्य यानी कहानी होता है। इस कहानी में कोवलन और कल्याणी का स्टोरी है। ठीक है, पूछ सकते हैं आपसे शिलप्पाधिकरम महाकाव्य में नायक और नायिका कौन है? तो नायक हो जाएगा आपका कोवलन और नायिका हो जाएगी कल्याणी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है भाई लोग। निम्नांकित हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में किस स्थान पर पुराविदों को जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन है कालीबंगा, बी हड़प्पा, सी मोहनजोदड़ो, डी बनवाली। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, कालीबंगा में जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं पुरातत्विक विभाग को। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। जल्दी 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 हम लोग टेस्ट लगाते हैं, और दोस्तों मन लगा के पढ़िए आप लोग। निम्नांकित धातुओं में कौन सी महाभाष्य संस्कृति से संबंधित की गई है? ऑप्शन है सोना, बी चांदी, सी तांबा, डी लोहा। तो अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लोहा का महाभाष्य में धातु का वर्णन है भाई लोग। ठीक है, चलिए अगला। निम्नांकित में से कौन सी भाषा अभिलेखों में प्रयुक्त प्राचीनतम भाषा मानी जाती है? ऑप्शन है संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत, डी अपभ्रंश। तो बताइए सबसे पुरानी भाषा कौन है? तो दोस्तों इसका भाषा अभिलेख में प्रयुक्त जो हुआ है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और दोस्तों आप लोग सेट जरूर लगाएं, और सेट लगाने के बाद कमेंट में बताएं कि आपका कितना आ रहा है। इससे आप खुद से जज कर सकते हैं कि आपका तैयारी किस लेवल तक है और सिलेक्शन होगा या नहीं। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी। बहुत लोग को लग रहा होगा कि ऑप्शन ए है, तो ए नहीं है भाई लोग, पाली भी नहीं है, अपभ्रंश भी नहीं है। इसमें पूछा है कि अभिलेखों का साक्ष्य, मतलब कि जो पत्थरों पे पहले लिखाया जाता था, तो उसका देखिए सबसे पहला साक्ष्य आपका, इसको भारतीय आर्य भाषा में रखा गया है, प्राकृत भाषा को। और इसका प्रयोग का समय है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक का माना जाता है। ठीक है, और इसमें प्राकृत भाषा में बहुत सारा अभिलेख मिला है। ठीक है, जैसे अथी मौर्य साम्राज्य का आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा, अशोक का, तो प्राकृत भाषा का हुआ है। ठीक है, बाकी ग्रंथ अगर बोलेगा तो ग्रंथ संस्कृत हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए कि बोला है कि पत्थरों पे लिखा हुआ अभिलेख जानते हैं। ठीक है, और ये अगर पूछेगा कि ग्रंथों में कौन है, ग्रंथ कौन भाषा में लिखेगा, तो संस्कृत हो जाएगा। लेकिन देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही। चलिए, निम्नांकित में से किसने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे? ऑप्शन है नंदों ने, बी शकों ने, सी गुप्तों ने, डी कुषाणों ने।
तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, कुषाणों ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सा शासक है जिसने द्वितीय सदी ईसा पूर्व में सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था? ऑप्शन है नाहपन, बी रुद्रदमन, सी कनिष्क, डी हुविस्क। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रुद्रदमन द्वितीय सदी का राजा है। और यह देखिए रुद्रदमन जानते हैं शक साम्राज्य का था, शक वंश का था। इसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। अगर आपसे पूछेगा कि सुदर्शन झील का सिर्फ निर्माण कौन किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। ठीक है, पूछा हुआ है क्वेश्चन दोस्तों, और इसमें बहुत सारे फंस जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए पुनर्निर्माण बोला है, पुनर्निर्माण मतलब मरम्मत कौन कराया था? ठीक है, तो हो जाएगा रुद्रदमन, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किन नदियों के मध्य रायचूर द्वीप स्थित है? ऑप्शन है कृष्णा गोदावरी कावेरी, बी कृष्णा गोदावरी, सी कृष्णा तुंगभद्रा, डी कृष्णा नर्मदा। तो आंसर बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच वाला क्षेत्र था उसको रायचूर द्वीप बोला था। द्वीप जानते हो दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपका हो गया सॉरी दोस्तों, ये कृष्णा हो गया नदी, फिर ये बीच में जमीन जो है इसी को रायचूर बोलते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा तुंगभद्रा नदी। तो देखिए दो नदियों के बीच की भूमि को द्वीप बोला जाता है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट है भाई लोग। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल काल में वह भूमि का प्रकार था जिसे 3-4 वर्षों तक बिना खेती के लिए छोड़ दिया जाता था? ऑप्शन है पोलज, बी पड़ौती, सी चाचर, डी भांगर। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चाचर भूमि कहा जाता था मुगल काल में, जिसे 3 से 4 वर्षों तक बिना खेती के लिए छोड़ दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सूची है, सूची को मिलाना है। ठीक है, चलिए तो दिया है, इसको मिलाते हैं, मैच करते हैं हम लोग। देखिए नवीकरणीय संसाधन तो आपका हो जाएगा पवन ऊर्जा। अगर दोस्तों आपको इसमें एक या दो भी मैच हो जाता है तो इसको लगा सकते हैं। देखिए पहला है नवीकरणीय संसाधन में, तब पवन ऊर्जा हो जाएगा। अनवीकरणीय में यानी नॉन रिन्यूएबल में हो जाएगा प्राकृतिक गैस, क्योंकि सीमित मात्रा में। मानव निर्मित संसाधन प्रौद्योगिकी और प्राकृतिक संसाधन वायु। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3 और 4। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। तो ये देखिए आपका ऑप्शन डी में 1, 2, 3, 4। इसमें तुक्का लगा सकते हैं भाई लोग। चलिए, जनसंख्या परिवर्तन के 3 मुख्य कारक कौन है? ऑप्शन है जन्म, मृत्यु और विवाह, बी प्रवास, जन्म और मृत्यु, सी विवाह, प्रवास और जन्म, डी अप्रवास, जन्म और उत्प्रवास। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, प्रवास, जन्म और मृत्यु ये जनसंख्या परिवर्तन के मुख्य 3 कारक है, रीजन है। ऑप्शन बी है भाई लोग। नेक्स्ट प्रश्न, संसार में दिन और रात की अवधि कब बराबर होती है? ऑप्शन है 21 मार्च और 23 सितंबर, ऑप्शन बी 23 मार्च और 21 सितंबर, ऑप्शन सी 21 मार्च और 23 सितंबर, ऑप्शन डी 22 मार्च और 22 सितंबर। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो इसका आंसर हम लोग जानते हैं कि 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। ऑप्शन सी सही है भाई लोग। नेक्स्ट प्रश्न, द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अंटार्कटिका, बी मेडागास्कर, सी आइसलैंड, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। द्वीप भी है और महाद्वीप भी है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है भाई लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सा है? ऑप्शन है काराकोरम, बी सतपुड़ा, सी अरावली, डी हिमालय। तो फटाफट इसका आंसर दीजिए दोस्तों, क्या होगा 13 नंबर का? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, अरावली पर्वत सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला के उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत के साथ कितने देशों की सीमा जुड़ी है? ऑप्शन है 6, बी 7, सी 8, डी 9।
तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 7 देशों की सीमा भारत से साझा करती है। अच्छा, 15 नंबर प्रश्न आ गया दोस्तों, कूट वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कूट का चयन करें। रेगिस्तान केवल गर्म होते हैं, रेगिस्तान केवल ठंडे होते हैं, लद्दाख एक प्रकार का रेगिस्तान है, सहारा एक प्रकार का रेगिस्तान है। तो इसमें देखिए बोल रहा है, कूट दिया है। ऑप्शन ए 1 और 4, ऑप्शन बी 3 और 4, ऑप्शन सी केवल 4, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 और 4 सही है। ठीक है, लद्दाख और सहारा ये दोनों सही होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, अमेजन नदी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह ऑप्शन है यह कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित है, ऑप्शन बी यह विश्व की सबसे लंबी नदी नहीं है, ऑप्शन सी यह शीतोष्ण कटिबंध में नहीं है, ऑप्शन डी यह पूर्व से पश्चिम दिशा को प्रवाहित होती है। तो कौन सा कथन असत्य है बताइए? सत्य नहीं है दोस्तों। 16 नंबर का आंसर बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यह पूर्व से पश्चिम दिशा को प्रवाहित होती है। यह कथन गलत है और आपसे पूछा था कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि यह पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है? ऑप्शन है वेल्ड दक्षिण अमेरिका, बी पंपास अर्जेंटीना, सी डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, डी स्टेपी मध्य एशिया। ये देखिए घास के मैदान को विश्व में हर देश में अलग अलग नाम दिया गया है, उसमें आपको कौन सा सुलेमित नहीं है वो हम लोग को देखना है दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वेल्ड दक्षिण अमेरिका का नहीं है। ठीक है, वेल्ड जो है ना दोस्तों, वेल्ड घास के मैदान ये दक्षिण अफ्रीका का है। ठीक है, बाकी पंपास अर्जेंटीना का ये बिल्कुल सही है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है, स्टेपी मध्य एशिया में बोला जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, ज्वार भाटा का कारण क्या है? ऑप्शन है सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, बी सुनामी, सी सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, डी केवल चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। तो 18 नंबर का आंसर बताइए। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चंद्रमा एवं सूर्य की गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण ज्वार भाटा होता है। नेक्स्ट प्रश्न भाई लोग, गरस्ती चालीसा का संबंध किससे है? ऑप्शन है पछुआ हवा से, बी उत्तरी गोलार्ध की पछुआ हवाओं से, सी दक्षिणी गोलार्ध की पूर्वी हवाओं से, डी दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ हवाओं से। तो इसका आंसर दीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवनों से संबंधित है। चलिए अगला, संविधान सभा द्वारा किस तिथि को संविधान अपनाया गया था? ऑप्शन है 9 नवंबर 1946, 15 अगस्त 1946, सी 26 नवंबर 1949, डी 15 नवंबर 1949। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था, इसीलिए इस तिथि को 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, बी ग्रेट ब्रिटेन यूके जिसको बोलते हैं यानी इंग्लैंड, सी बेल्जियम, डी फ्रांस। तो 21 नंबर का आंसर दीजिए। तो आप लोग जानते हैं कि सर्वप्रथम संसदीय प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन यूके में शुरू हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को दिया गया परामर्श, ऑप्शन है बाध्यकारी है, ऑप्शन बी बाध्यकारी नहीं है, ऑप्शन सी ए बी दोनों सही है, ऑप्शन डी ना तो ए ना तो बी। तो 22 नंबर को बताइए दोस्तों। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को दिया गया परामर्श बाध्यकारी नहीं है दोस्तों। ठीक है, और यह देखिए संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं, किंतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को दिया गया परामर्श बाध्यकारी नहीं होगा। राष्ट्रपति मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं, एडवाइस दिए हैं, ये 143 के तहत है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न,
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया था। ऑप्शन ए गोलकनाथ केस 1967 में, ऑप्शन बी केशवानंद भारतीवाद 1973 में, ऑप्शन सी शंकरी प्रसाद वाद 1951 में, ऑप्शन डी सज्जन सिंह वाद 1965 में। तो 23 नंबर का आंसर बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केशवानंद भारती केस 1973 में संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट परिभाषा दिया था, समझाया था, उसमें निर्णय दिया था कि किसी भी तरीके से कोई भी हाल में संविधान के आधारभूत ढांचे को नहीं चेंज किया जा सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भाई लोग, भारत में किस तिथि को सूचना का अधिकार लागू किया गया था? ऑप्शन है 23 दिसंबर 2004, बी 11 मई 2005, सी 5 जून 2005, डी 12 अक्टूबर 2005। देखिए हम लोग जानते हैं दोस्तों कि 2005 में हुआ था, लेकिन इसमें डेट पूछ रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार, जिसको आरटीआई बोलते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत कोई भी हम विभाग से सूचना प्राप्त कर सकते हैं और विभाग को 30 दिन के अंदर देना ही होगा, या किसी मामले में हो। सिर्फ डिफेंस यानी सुरक्षा के, भारत सरकार की सुरक्षा के मामले उसमें नहीं दिया जाता है। बाकी आप जैसे कोई भी विभाग में आप सूचना मांग सकते हैं, आपको अधिकार है राइट टू इन्फॉर्मेशन के अनुसार सूचना के अधिकार। जैसे आपका ब्लॉक में काम नहीं हो रहा है, डीसी ऑफिस में नहीं हो रहा है, या मान लीजिए जेसीसी या जेपीएससी या कोई भी विभाग में आपको लगता है कि कुछ गलत है या हमको इसका सूचना प्राप्त करना है, तो आप मांग सकते हैं दोस्तों, सभी विभागों में मान्य है। चलिए अगला प्रश्न, संसद में उत्तराखंड के कितने प्रतिनिधित्व करते हैं? ऑप्शन है 3, बी 5, सी 8, डी 12। 25 नंबर का आंसर बताइए। इसका आंसर सी हो जाएगा, 8 सदस्य। चलिए, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 249, बी अनुच्छेद 252, सी अनुच्छेद 312, उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी। 26 नंबर का बताइए। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं यानी यूपीएससी संबंधित है। इसी के तहत संविधान में मेंशन किया है और सभी को हर साल एग्ज़ाम लिया जाता है, नौकरी दिया जाता है, जिसका जैसा एलिजिबिलिटी योग्यता। तो ऑप्शन सी है, यूपीएससी का उल्लेख है। नेक्स्ट प्रश्न, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्न में से किसके बदले में मुद्रा निर्गमन करता है? ऑप्शन ए स्वर्ण, बी विदेशी प्रतिभूति, सी भारत सरकार की प्रतिभूति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताइए रिजर्व बैंक, ये बताइए आप ही दोस्तों आप लोग कि रिजर्व बैंक का अभी मेन अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष यानी गवर्नर, ठीक है, आरबीआई का। कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे सब लोग दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। रिजर्व बैंक जो नोट छापता है इसी का काम है, तो ये सभी स्वर्ण से भी करता है, विदेशी प्रतिभूति यानी सिक्योरिटी पेपर और भारत सरकार की प्रतिभूति, ये सभी संबंधित सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। ये सिक्योरिटी पेपर होता है दोस्तों, प्रतिभूति, ठीक है ना। और सोना तो हम लोग बचपन से जानते हैं कि भारत सरकार इतना सोना रखती है तब आरबीआई नोट छापती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु के पश्चात न्यूनतम कितनी मासिक पेंशन योजना प्राप्त होने का प्रावधान है? कितना पेंशन मिलेगा दोस्तों? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 3000 का प्रावधान रखा गया है। 29 नंबर प्रश्न, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया था? VBI है दोस्तों, एग्जाम में छपेगा। ऑप्शन है 7 दिसंबर, बी 10 दिसंबर, सी 23 मार्च, डी 8 अप्रैल। ये भी आप लोग कमेंट में बताइए कि विश्व मानवाधिकार के लिए यूएनओ द्वारा कब इसको यूएनओ को संविधान में डाला गया था, ह्यूमन राइट्स को। आप लोग भी थोड़ा मेहनत कीजिए। तो हो जाएगा आपका 10 दिसंबर को मानवाधिकार मनाया जाता है, बी हो जाएगा यूएनओ द्वारा किया गया है। कौन सी ईस्वी में बताइएगा आप लोग। चलिए 30 नंबर, कोनेरू हम्पी किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है हॉकी, बैडमिंटन, सी शतरंज, डी निशानेबाजी।
तो 30 नंबर का आंसर बताइए दोस्तों। तो ये शतरंज से संबंधित ऑप्शन सी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें।